तो वही अगर तुम्हारा अपकमिंग डेज में एलडीसी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है तो तुम बहुत सही वीडियो पे पहुंच गए हो, क्योंकि मैं अपना एग्जाम रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मैं कल ही एग्जाम लेके आई हूँ, 13 अक्टूबर 1 से 3 बजे की शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। ठीक है। और सेक्शन वाइज बताऊंगी, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस बना रहा है DSSB और किस पैटर्न पे काम कर रहा है, मैंने क्या फील किया एग्जाम देके, वो सब। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये चीज़ तो सबको पता होगी कि एक सेक्शन जब आप सबमिट कर दोगे तो वो दोबारा नहीं खुलेगा। पहले हर सब्जेक्ट के 35-35 क्वेश्चन आने हैं, तो पहले खुलेंगे 20 क्वेश्चन, फिर आप वो 20 सबमिट कर दोगे, फिर उसके बचे 15 क्वेश्चन ओपन होंगे, फिर आप उनको सबमिट कर दोगे। तो जब आप 20 क्वेश्चन सबमिट कर दोगे तो वापस नहीं खुलेंगे। आप ये मत सोचना कि भाई अभी हम रीजनिंग ही कर रहे हैं तो रीजनिंग तो पूरी खुलेगी एक साथ, नहीं। रीजनिंग के भी पहले 20 खुलेंगे, फिर वो सबमिट करने हैं, फिर 15 खुलेंगे, फिर वो सबमिट करने हैं। और एक बार जो सबमिट हो गया, वो वापस नहीं आएगा, बैक नहीं जा सकते। तो इसको दिमाग में रखते हुए एग्जाम करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो जो इसका सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले रीजनिंग खुलेगी, फिर जीएस खुलेगी, उसके बाद आपका मैथ आ जाएगा, उसके बाद इंग्लिश और फिर हिंदी और लास्ट में कंप्यूटर। तो स्टार्टिंग से ही लेते हुए चलूंगी। पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। देखो, रीजनिंग ठीक है, लेवल ठीक है, आसान है, लेकिन थोड़ी सी टाइम टेकिंग है। तो आपको वहाँ पर टाइम अपना देख के चलना पड़ेगा। कभी ऐसा ना हो कि पेपर स्टार्ट किया है और 40-50 मिनट रीजनिंग को ही दे दिए, तो पीछे मैथ भी करनी है, फिर इंग्लिश हिंदी में पैसेज भी रीड करना है। तो उसके लिए टाइम आपको बचा के चलना पड़ेगा। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी बता दूंगी कि मैंने क्या टाइम मैनेजमेंट किया था। आप भी उस तरीके से कर सकते हो जिससे आपका पूरा पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस बताती हूँ पहले मैं आपको। रीजनिंग में एक तो सर्कुलर टेबल, कि भाई टेबल के अराउंड बैठे हैं स्टूडेंट्स, और सेंटर में कौन सा है, सेंटर में नहीं, और ए और बी के बीच में कितने जने बैठे हैं, सी और ए के बीच में कौन बैठा है, इस तरीके के क्वेश्चंस है। और ये वाले जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी लेंदी है। मतलब मैंने पर्सनली 2 क्वेश्चंस रीजनिंग के छोड़े अपने इसमें। एक सिटिंग अरेंजमेंट वाला इस तरीके का, और एक था फ्लोर, कि भाई टॉप फ्लोर पे ये रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे ये रहता है। मैंने ये सॉल्व भी करा, बट पता नहीं वो बना ही नहीं उस समय, तो उसमें मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। तो एक आध क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी डालेगा जिसमें आपका टाइम वेस्ट होए, आपका टाइम खर्च हो जाए, जिससे कि आपका पेपर बेकार होए। तो आपको उस पर अड़के नहीं रहना है, आगे बढ़ जाना है। बाकी एक तो टेबल वाला बताया, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बिल्डिंग वाला, कोडिंग डी कोडिंग आ रही है, ऑड वन आउट पूछ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, और सीरीज पूछ रहा है। सीरीज जो है वो थोड़ी इस तरीके की भी थी मेरे एग्जाम में कि इंटू 0.5, फिर इंटू 0.1, फिर इंटू 0.5, फिर इंटू 0.1, इस तरीके की सीरीज पूछ रहा है। तो आपको वो करके देखनी पड़ेगी उस समय। अगर आपकी थोड़ी भी प्रैक्टिस है तो आप निकाल लोगे। रीजनिंग में आपको इतने ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। इशू आने वाला है बस टाइम का, कि आप टाइम के अंदर उस चीज़ को निकाल लो, तभी फायदा है। उसके बाद खुलती है जीएस। जीएस में, जीएस ठीक है, कुछ आंसर आसान है, कुछ क्वेश्चंस आसान पूछ रहा है, कुछ थोड़े डिफिकल्ट पूछ रहा है। अब जैसे मैंने भी अपना एग्जाम देने से पहले थोड़ी बहुत रिव्यू वीडियोस देखी थी, तो मैंने उनसे देखा था कि आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। तो मैंने आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स देखे, बट आर्टिकल्स में क्या है यार, 3 डिजिट आर्टिकल्स पूछ रहा है, और 3 डिजिट आर्टिकल्स में भी उसके आगे ए लगा देगा, फिर बी लगा देगा, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है वो चीज़। मतलब एक क्रोनोलॉजी में दे देगा कि 268, 269, 260, इस तरीके से। तो वहाँ पे अगर आपको याद भी हो तो आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो। तो आपको जो भी पढ़ के जाओ वो ढंग से पढ़ के जाना। अमेंडमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे पेपर में भी एक अमेंडमेंट का क्वेश्चन था, लेकिन अमेंडमेंट नहीं पूछा हुआ था उसमें। उसमें वो अमेंडमेंट किस ईयर में आया ये पूछा हुआ था। अगर मैं आपको परफेक्ट क्वेश्चन बताऊं तो मेरे में पूछा हुआ था कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से ईयर में आया था। तो आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगातार ईयर के ही आए थे, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, उसके बाद फिर एक और कोई ईयर पूछ लिया, फिर कोई ईयर पूछ लिया। तो आपको इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मुझे था कि अमेंडमेंट पूछेगा, लेकिन इसने अमेंडमेंट का भी ईयर ही पूछ लिया, तो वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली चीज़ें रहती है। और फोक डांस का क्वेश्चन था, डांस को ले रहा है तो क्लासिकल डांस पूछ लेगा या फोक डांस पूछ लेगा। मेरे पेपर में जाट जटिन
जो फोक डांस है वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस स्टेट से, ये क्वेश्चन था। और आर्टिकल्स का मैंने बता दिया। ईयर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, पॉलिटी पे फोकस कर रहा है। बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस थे कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन थे विटामिन के, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। ये सब बायोलॉजी थोड़ी बहुत ठीक थी। एक क्वेश्चन ये था कि कौन सा एलिमेंट जो है, मतलब कौन सी चीज़ जो है वो फंगस से बिलोंग नहीं करती। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, मशरूम, एल्गे और दो और थे, मुझे याद नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब साइंस पे भी पूछ रहा है और डांस पे पूछ रहा है, पॉलिटी पे, स्टैटिक जीके पे भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इतना हार्ड तो नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। तो जीके भी मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी पढ़ो थोड़ा ढंग से पढ़ो, क्योंकि मैंने अमेंडमेंट सारे याद कर लिए थे, बट उसका ईयर मुझे याद नहीं आया उस समय, और ईयर पे फोकस कर रहा है कहीं ना कहीं। फिर जीके के बाद खुलती है मैथ। अब मैथ जिसको आता है वो तो कर लेगा, जिसको मैथ का बेसिक्स भी आता है वो अटेम्प्ट कर लेगा, उसका कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस पे ही पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रहा है। अच्छा, सक्सेसिव डिस्काउंट का भी इतना लेंथी क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले 20% दिया डिस्काउंट, फिर उस पर 30%, फिर उस पर 40%, फिर जो आंसर आया उसका 50% अगर बढ़ा दिया जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन हैं, तो कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा टाइम का। मेन इसमें टाइम की ही आफत आएगी आपको, कि मैं किस तरीके से इसको निकालूं। जो डिजिट्स है वो पॉइंट में जा रही है, कैलकुलेट करने में और टाइम लग रहा है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव है, इतना आपको ध्यान में रखना है। सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन था, और मैं बताऊँ तो सक्सेसिव डिस्काउंट, एवरेज से भी एक ही क्वेश्चन था बस मेरे पेपर में। अच्छा, सबसे मेन चीज़ मैंने ये सोचा था कि जब मैं 20 क्वेश्चन सबमिट कर दूंगी मैथ के, तो बचे 15 क्वेश्चन जब खुलेंगे तो उसमें पाई चार्ट या फ्लो चार्ट आएगा, तो मैं उसमें थोड़े नंबर गेन कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पेपर में कोई पाई चार्ट, कोई फ्लो चार्ट नहीं था। तो अगर आप भी इसके भरोसे बैठे हो तो मत बैठना भाई, क्योंकि मैं तो इसके भरोसे थी और कोई भी पाई चार्ट, फ्लो चार्ट मेरे को पेपर में देखने को नहीं मिला। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स पे क्वेश्चन दे रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्क एंड टाइम पे भी पूछ रहा है, 2 से 3 सवाल थे वर्क एंड टाइम के भी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन बात इतनी है कि लेंदी है, सॉल्व तो आप कर लोगे लेकिन टाइम लगेगा, आपको टाइम देखते हुए चलना पड़ेगा। और मैथ के बाद, मैथ में तो बस इतना ही था। बाकी अपना जिसका मैथ तेज है वो तो आराम से कर लेगा। जो इसकी स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं एलडीसी वगैरह की, वो इजीली क्रैक कर लेंगे। जो नहीं कर रहे उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद मैथ का ओपन होती है इंग्लिश। इंग्लिश में कम से कम भी 5 से 6 इडियम्स पूछ रहा है, OWS पे फोकस कर रहा है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ रहे हैं 4 से 5 कम से कम। और इंग्लिश में पैसेज आना है, रोज टेस्ट आना है। उसके बाद इंग्लिश में वोकैबलरी पे थोड़ा फोकस करना, वोकैब आ रही है। जैसे मैं आपको अगर अपने एग्ज़ाम का क्वेश्चन बताऊँ तो OWS में मेरे से पूछा हुआ था इसमें कि द पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना, मैं नहीं बताऊंगी आंसर अभी। और एक क्वेश्चन ये था कि भाई अ पर्सन हैविंग कमांड ओवर मैनी लैंग्वेजेस, उसको क्या बोलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हैं। OWS है, ईडियम्स है और पैसेज है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आर्टिकल से भी क्वेश्चन था। तो इंग्लिश इजीली हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली भी बात नहीं है। फिर हिंदी में आ जाते हैं, तो उसमें पर्यायवाची पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए कि भाई पर्यायवाची नहीं है, ऐसा भी था एक क्वेश्चन मेरे उसमें कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो सीधा पर्यायवाची देख के आंसर टिक करके नहीं आना, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। और विलोम शब्द पे काम कर रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है, वही पैसेज इसमें भी आ रहा है। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, रेखा ने खाना खाया, रेखा से खाना खाया, रेखा जी ने खाना खाया, मतलब इस तरीके के जो ने से ये सब ठीक करना होता है। वर्तनी आ रही है। अच्छा, हिंदी में भी स्पेलिंग्स पूछ रहा है कि ई की मात्रा बड़ी आएगी कि छोटी आएगी। उपसर्ग और प्रत्यय पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा, ऐसा एक सवाल था मेरे इसमें कि इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा। और
स्पेलिंग पे फोकस कर रहा है, आपसे शुद्ध सेंटेंस पूछेगा कि भाई इन चारों में से 4 ऑप्शन दे देगा वो आपको एग्जामिनर कि इन चारों में से शुद्ध सेंटेंस कौन सा है। तो मैंने 2 ऑप्शन देखे तो दोनों बिल्कुल सेम ही थे, उसमें मतलब दोनों ही सेम लिखे हुए थे। लेकिन अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं मात्रा की, स्पेलिंग की मिस्टेक पाएगी। तो वर्तनी भी उसके अंदर इंक्लूड कर रखी है, वो थोड़ा ध्यान से देख के चलना। ठीक है, ये बातें मैंने किसी के रिव्यू में अभी तक नहीं देखी थी, पर मैंने एक्सपीरियंस करी, मैंने फेस करी, तो मैंने बोला। फिर कंप्यूटर में सोशल मीडिया से भी क्वेश्चंस है। मतलब मैंने थोड़े रिव्यूज देखे थे तो मैंने सुना था कि इंस्टाग्राम से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फेसबुक से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पेपर में 13 अक्टूबर के पेपर में इंस्टाग्राम फेसबुक से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ईमेल से क्वेश्चन था एक, जो मुझे याद है। साइज पूछ रखा था पेपर का कि A4 साइज शीट का साइज क्या होता है, इस तरीके के थे। शॉर्टकट कीज थी। वैसे मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ती क्योंकि मैं इसकी तैयारी नहीं करती, बट जितना मुझे याद है, जितने सवाल मुझे याद है मैं आपको बता रही हूँ। ईमेल, MS वर्ड, एक्सेल से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, वो तो आपको सबको पता ही है। और हिंदी में अनेकार्थी शब्द भी पूछ रहा है, मुहावरे भी पूछ रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में। हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप अच्छे से कर लोगे, इजी है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो तो इजीली हो जाएगा। दिक्कत आएगी GS में और मैथ में। कंप्यूटर भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कर लोगे, बेसिक ही सवाल पूछ रहा है, इन डेप्थ ज़्यादा नहीं जा रहा। बट हाँ, GS में जैसे इसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ईयर पूछा, थोड़ा इन डेप्थ चला गया, क्योंकि ईयर याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा था, और वहाँ पे जब 4 ऑप्शन आते हैं तो आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हुई थोड़ी सी मेरे को। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ एग्ज़ाम का मतलब एक्सपीरियंस, तो मुझे ऐसा लगा कि एग्ज़ाम सही है, हार्ड नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर कोई तैयारी कर रहा है तो इजीली क्रैक कर लेगा। ठीक है, और बच्चे भी काफ़ी कम जा रहे हैं, सेंटर में काफ़ी कम बच्चे थे, और करने को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कोई टेंशन लेके मत बैठ जाना कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। अगर आपको मैथ आता है, सब कुछ आता है, आप इजीली कर लोगे। कोई बस दिक्कत बस अपने टाइम मैनेजमेंट की करना, मतलब दिक्कत बस टाइम मैनेजमेंट की ही है। अपना टाइम मैनेज करना ढंग से कि किस तरीके से मेरे को टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से मुझे चीज़ें लेके चलनी है। एक क्वेश्चन पे अड़के खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तो मैंने जो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अपनाया था, अब मैं आपको वो बताती हूँ। मैंने वहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बना ली थी कि मुझे 25 से 30 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो मेरी 30-31 मिनट में रीजनिंग हो गई थी। उसके बाद 10 मिनट या 12 मिनट मैक्सिमम आप लो GS में। ठीक है, क्योंकि GS का सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। GS पे 10 से 12 मिनट से ऊपर देने का कोई वो नहीं है सेंस। फिर मैथ्स आती है, मैथ्स में आप 40 मिनट के अराउंड दो। ठीक है, क्योंकि आप कैलकुलेट भी करोगे, निकालोगे भी, तो टाइम लग जाएगा उसमें 40 मिनट आराम से। 35 क्वेश्चन है, 40 मिनट तो लगने ही है। लेकिन ये सोचना कि 40 से ऊपर ना जाए। 40 का टारगेट बना के चलना कि 40 में कंप्लीट करना ही है। उसके बाद इंग्लिश आ जाती है, इंग्लिश को 15-20 मिनट दो, पैसे जाएगा, आराम से पढ़ो, गलती ना होए। फिर हिंदी आएगी, हिंदी को 15 से 20 मिनट दो। ठीक है, क्योंकि वर्तनी जो अंदर गलत कर रहा है वो उस पर फोकस रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर के लिए भी आपको लास्ट के 10 मिनट बचाने हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन उसमें भी है, तो 10 मिनट आपको चाहिए आराम से करने के लिए। पैनिक ना हो, पैनिक में वैसे ही गलती हो जाती है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था सारा। अगर आपको और भी कुछ जानना है ड्रेस कोड के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इसके बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम पे भी DM करके पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है IAM खुशी वर्मा _15। उस पर जाके आप मुझे DM कर सकते हो कि यूट्यूब वीडियो से हम आए हैं। और यही है बस, मेरा तो यही था कि भाई टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, टाइम ऐसे उड़ रहा था। और वहाँ पर क्या होता है कि काम बहुत होता है, कभी वो फिंगरप्रिंट लगवाने आ जाते हैं, कभी कुछ, तो आपको देख के चलना है। 1-2 मिनट आपकी ख़राब भी हो सकती है, थोड़ा सा उस तरीके से चलना। और अगर और कुछ जाना है, और अगर और भी कुछ जानना है तो कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी 2011 की सेंसस वगैरह से भी क्वेश्चन थे, दिल्ली सल्तनत से भी थे,
लेकिन काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन है। 2011 की सेंसस का अगर मैं क्वेश्चन बताऊँ आपको, मुझे याद है कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार में टोटल इंडिया की कितनी % पॉपुलेशन रहती है, और ऑप्शन थे, तो उस हिसाब से टिक करना था। तो थोड़े इन डेप्थ क्वेश्चन भी है, थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन भी है, थोड़े ईयर वाले हैं, ईयर पे फोकस करना। बाकी मैथ्स है ही, मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, सक्सेसिव डिस्काउंट, ओवरऑल ठीक है पेपर, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। बस टाइम मैनेज करके चलना, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर देना, ठीक है, और रिप्लाई मिल जाएगा आपको। दैट्स इट। बढ़िया पेपर करके आओ, एंजॉय करो। मैं भी बहुत डरी हुई थी पहले, बट हो गया जैसे तैसे, ठीक है।